सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का राम एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कवर कर रहे हैं अपनी बायोलॉजी फाउंडेशन। और आप देखेंगे बायोलॉजी फाउंडेशन में हमारे अभी तक के 2 टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है अपना सेल यानी कि कोशिका, फिर उसके बाद जो हमारा ऊतक यानी कि टिश्यू आता है उसके बारे में हमने स्टडी कर चुके हैं। सेल में हमने जाना था कि कैसे आपकी बॉडी हर एक छोटी छोटी सेल से बनी है, और वही जब एक सी सेल आपस में ग्रुप बनाती है, आपस में एक सी सेल मिलकर ग्रुप बनाती है, तब हमें पता चलेगा कि वो किसका निर्माण करती हैं। वो बनाती हैं आपका ऊतक या फिर टिश्यू। ठीक है, तो अब ये जो एक सी सेल थी जो ऊतक या टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही थी, इसी ऊतक या टिश्यू के मिलने से आपके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, यानी अंगों का निर्माण होता है। तो अब हमारा जो लेक्चर होने वाला है, आज से जो आगे के लेक्चर होने वाले हैं, उसमें हम हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको सेपरेटली स्टडी करेंगे, और हर एक ऑर्गन्स को हम जो स्टडी करते हैं उसको कुछ नाम देते हैं, जिसको हम तंत्र या फिर सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर हम अपने ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे तो उसे हम बोलेंगे क्या? तंत्रिका तंत्र या फिर नर्वस सिस्टम। इसी जगह अगर हम अपने लंग्स के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे हम पढ़ रहे हैं क्या? श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। ऐसे ही करके हम आगे 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 चलकर एक एक तंत्र जो है, एक एक जो सिस्टम है हमारा, उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें हम जो तंत्र या फिर सिस्टम कवर करने वाले हैं उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आपका पाचन तंत्र, है ना। सबसे पहले आप देख लो कि हमारी जो बॉडी है, मैंने कहा हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी हर एक छोटे छोटे सेल से बनी है, और एक सी सेल मिलकर टिश्यू या ऊतक का फॉर्मेशन करती है। यही टिश्यू या ऊतक आपस में मिलकर ऑर्गन या अंग बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में आपको बहुत सारे अंग देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पर सारे के नाम लिखे हुए हैं, है ना। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारी बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें बहुत सारे अंग या फिर ऑर्गन होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये जो अंग या ऑर्गन होते हैं, मैंने बोला इसको हम पढ़ेंगे किस रूप में? आपके सिस्टम के रूप में। ठीक है, किसके रूप में? सिस्टम के रूप में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम पाए जाते हैं, बहुत सारे तंत्र होते हैं जो कि अलग अलग ऊतक या फिर टिश्यूज से मिलने से बनते हैं, और इनका काम भी अलग अलग होता है ह्यूमन बॉडी में। तो अब हम इन ऊतक या टिश्यू को जानेंगे, है ना। एक एक अपने तंत्र का नाम लिखेंगे और फिर धीरे धीरे सबके बारे में स्टडी करेंगे। आप देखो सबसे पहले जो हम स्टडी करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कहा आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आपका पाचन तंत्र, यानी कि जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसके बाद एक बार आप हमारी बॉडी के सारे तंत्र के नाम लिख लीजिए, ताकि जब हम बाद में कवर करेंगे तो आपको ये ना लगे कि भाई सर ने कोई चीज़ छोड़ दी है ना, कोई सा आपका तंत्र या कोई सा सिस्टम रह गया है। तो देखो सबसे पहले आता है आपका क्या? पेशी तंत्र, मसल सिस्टम। तो हमने इसके मस्कुलर सिस्टम, इसके पहले हमने पेशी ऊतक यानी कि मसल टिश्यू जो होता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब उस मसल टिश्यू के बनने से आपकी पूरी बॉडी में मसल का फॉर्मेशन हो रहा था, याद है? तो उस मसल के बारे में थोड़ी सी और बातें जानेंगे, जितना आपका सिस्टम या फिर तंत्र की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उतनी बातें हम जानेंगे किसमें? मसल सिस्टम या फिर पेशी तंत्र में। फिर आप देखो पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। पहला हमारा तंत्र है जिसको हम कवर करेंगे, है ना। इसमें हम जानेंगे कि कैसे ह्यूमन बॉडी जो भी फूड किसी भी फूड का कंजप्शन करती है, या फिर जो बॉडी कोई भी भोज्य पदार्थ या भोजन को खाती है, तो खाने के बाद कैसे उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद कैसे हमारी बॉडी में उन चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर कैसे वो आपके प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एंड जो अदर चीज़ें उनका एब्जॉर्प्शन होने के बाद कैसे एनर्जी या फिर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ये सभी बातें जानेंगे। और फिर एट द एंड हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है। इस पाचन तंत्र में आपको यही सब पढ़ना है। और फिर इस पाचन तंत्र में जितने शरीर के अंग आते हैं, जितने आपके ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी के बारे में भी स्टडी कर लेंगे। फिर आगे देखो आपका आता है दूसरे नंबर पे श्वसन तंत्र या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम जानेंगे कि भाई कैसे हमारे जो लंग्स हैं वो काम करते हैं, लंग्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, अंदर से भी और बाहर से भी।
होगी, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका उत्सर्जन तंत्र, या जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है, उत्सर्जन तंत्र का मतलब होता है कि हमारी बॉडी से जो मेनली आपके यूरिन पास होती है ना, आप देखेंगे कि हमारी बॉडी से यूरिन है, उसके निकलने के पीछे का रीज़न होता है कि आपका जो ब्लड होता है उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ या फिर ऐसे कुछ टॉक्सिक मटेरियल आ जाते हैं जिनको ह्यूमन बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, जैसे आपके अमोनिया हो गया। ठीक है, बाद में इन चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, ब्लड से बाहर निकालने के लिए आपके किडनी या फिर जो वृक्क होते हैं वो ब्लड को फिल्टर करते हैं, और फिल्टर करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ या फिर आपके हानिकारक पदार्थ, टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, उनको मतलब वाटर के रूप में बाहर निकालती है बॉडी से। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आपके उत्सर्जन तंत्र या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में। फिर आपका चौथे नंबर पे आता है तंत्रिका तंत्र, या जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें आप मेनली, मैं बता चुका हूँ, आपके ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ब्रेन के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे, एंड फिर आपकी जो तंत्रिका या फिर छोटी छोटी जो आपकी नर्व्स निकली रहती हैं, जो ऑल ओवर बॉडी में फैली होती हैं और हर एक पार्ट को कंट्रोल करती हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। इसमें से जो तंत्रिका या फिर नर्वस है उसका स्ट्रक्चर जो है, सेल का जो स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको बता चुका हूँ टिश्यू या फिर ऊतक वाले भाग में, है ना, जब हमने आपके नर्व टिश्यू या फिर तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, चलो फिर अगला आता है आपका परिसंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम मेनली आपके हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे आपका जो हार्ट है वो ऑल ओवर बॉडी में खून को पंप करता है, ब्लड का फ्लो करता है, और फिर आपके बॉडी के हर एक पार्ट में कैसे ब्लड पहुंचता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड क्या होता है, कैसे ये डिटैच होते हैं, अटैच होते हैं आपस में ब्लड से, ऑक्सीजन, है ना, इनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर आगे आप देखो, फिर आता है आपका नंबर 6 पे कंकाल तंत्र। इस कंकाल तंत्र में या फिर स्केलेटन सिस्टम में हम मेनली ह्यूमन बॉडी में जितनी हड्डी होती हैं या फिर उनको जितनी भी बोन्स होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। फिर जितने भी कार्टिलेज होते हैं या फिर उपास्थि होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर जितने भी आपके जॉइंट्स होते हैं, जैसे आप देखो मेरा अगर ये हाथ है ना, ये अगर हाथ है और ये कलाई वाला भाग है, ये दोनों आपस में इस एल्बो के थ्रू जॉइंट है ना, इस जॉइंट के थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जॉइंट कैसा होगा, अगर ये कंधा है तो इसमें कौन सा जॉइंट पाया जाएगा, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे किसमें, आपके कंकाल तंत्र या फिर स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे फिर हम पढ़ेंगे नंबर 7 पे आपका अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र या फिर एंडोक्राइन सिस्टम। अब इस अंतःस्रावी ग्रंथ या एंडोक्राइन सिस्टम में हम मेनली आपकी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं, जितनी भी ग्रंथियां हैं जो कहीं ना कहीं हार्मोन प्रोड्यूस करने का या हार्मोन को आपकी बॉडी में निकालने का काम करती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे आता है आपका नंबर 8 पे प्रजनन तंत्र या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे आपकी बॉडी जो है, कैसे मेल और फीमेल के थ्रू आपके जायगोट या फिर भ्रूण का फॉर्मेशन होता है, जो मैं वर्ड पहले यूज़ करते आ रहा था, और कैसे एट द एंड आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या फिर संतान उत्पत्ति होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। आपके जेनेटिक को मैंने पहले कवर कर चुका हूँ, उससे ये टॉपिक रिलेट करेगा आपका। ठीक है, चलिए फिर एट द एंड आप देखोगे नंबर 9 पे, जो कि मैं बता चुका हूँ पहले ही, आपका आता है क्या, पेशी तंत्र या फिर आपका मस्कुलर सिस्टम। तो इसके बारे में कुछ बातें होगी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि इसका तो हमने अधिकतर भाग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, इसके बारे में हमने अधिकतर बातें कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, कितनी होती हैं, मैंने आपको बताया था कि भैया 639 होती हैं टोटल, है ना, कितनी होती हैं, 639, ये नंबर याद रखना है। कुछ छोटी मोटी बातें इनके बारे में जानेंगे, है ना। तो ऐसे करके हम अपनी ह्यूमन बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं, जितने आपके सिस्टम हैं ह्यूमन बॉडी के, उनके बारे में जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा पहला सिस्टम होने वाला है उसका नाम है पाचन तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब भाई सबसे पहले हम यही क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी के कुछ ऐसे सिलेक्टिव चैप्टर होते हैं जो बड़े होते हैं, जिनको हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं। जैसे आपका टिश्यू जो है, आपने देखा जो आपका सेल है, कोशिका है, आपने देखा 10 लेक्चर लग गए, फिर टिश्यू में 5 लेक्चर लग गए। ऐसे ही जो हमारे बड़े बड़े टॉपिक हैं उसको हम पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर एट द एंड छोटे छोटे टॉपिक बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे, है ना। ऐसे करके आपको पूरी बायोलॉजी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा तंत्र है उसको हम पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसके बारे में हम बातें करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो वहाँ पर
पाचन तंत्र की या फिर पाचन की क्यों आवश्यकता होती है, क्यों डाइजेशन ज़रूरी है हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो आप देखो, हम जब कोई भी खाना खाते हैं तो वो खाना आपके अंदर डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता, कहीं ना कहीं वो कैसा होता है, जटिल पदार्थ होते हैं या फिर अघुलनशील पदार्थ होते हैं जो हमारी बॉडी में डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो ऐसे जटिल पदार्थ या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़कर, सिंपल और सॉल्युबल स्ट्रक्चर में तोड़कर, यानी कि आपका सरल और घुलनशील स्ट्रक्चर में तोड़कर आपकी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। उसी प्रक्रिया को या फिर उसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, पाचन या फिर डाइजेशन नाम देते हैं। समझ में आया? चलो आप देखो, ये जो पाचन या डाइजेशन होता है, इसमें आप देखोगे कि जल और विभिन्न एंजाइमों की सहायता से ये काम कंप्लीट किया जाता है। किसके माध्यम से कंप्लीट किया जाता है? सबसे पहले आपका वाटर होता है, फिर उसमें बहुत से प्रकार के एंजाइम होते हैं। हम जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो धीरे धीरे एक एक एंजाइम का नाम आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलो फिर आप देखोगे जो आपकी मेनली पाचन क्रिया होती है या फिर जो मेनली डाइजेशन होता है आपका, वो कुछ चरण के थ्रू कंप्लीट होता है। यानी मैंने बोला कि अगर मुझे कोई काम करना है तो वो काम भाई एक बार में कंप्लीट होगा नहीं, उसके कुछ पार्ट होंगे, है ना। आप ऐसा समझो, अगर मैंने ये पेन उठाया तो क्या डायरेक्ट उठा लिया? नहीं, मैंने कुछ पार्ट में बांटा ना। ऐसे ही जो आपका ये पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो आपके कुछ चरणों में कंप्लीट होता है। अब ये चरण क्या होते हैं? देखो, ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है आपका पाचन या फिर डाइजेशन। क्या होता है? मैंने बता दिया कि भाई जो भी जटिल पदार्थ होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हमारे भोज्य पदार्थ या फिर खाने वाली चीज़ों में, फूड आइटम्स में, उनको सरल पदार्थ में तोड़ देता है या फिर सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ देता है, जिससे बॉडी के द्वारा उनको एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, चलो आप ऐसा समझो, आप जब रोटी खाते हो तो अगर आप बिना चबाए रोटी खा लोगे तो उसको पचने में दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी डायरेक्ट रोटी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। लेकिन जब आप उस रोटी को अच्छे से चबा के खाते हो तो वो रोटी क्या बन जाएगी, एक आप समझोगे लुगदी टाइप की बन जाएगी। आगे पढ़ाऊंगा मैं ये चीज़, है ना। तो जब ये उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन जाएगा, यानी जटिल पदार्थ से वो सरल पदार्थ में टूट जाएगा एंजाइम के द्वारा प्रोसेस करते हुए, तो एट द एंड आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, सिंपल तरह से उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपनी बॉडी में। चलो तो हम जानेंगे भाई कि जो हमारा 5 चरणों में कंप्लीट होता है, 5 स्टेजेस होते हैं किसके, आपके पाचन या डाइजेशन के, वो कौन कौन से होते हैं। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है उसका नाम है अंतःग्रहण या फिर इंजेशन। ये अंतःग्रहण या फिर इंजेशन में आपकी बॉडी फूड को कंज्यूम करती है, यानी कि खाती है। कैसे कि हमने भाई चबाया, खाने को चबाने के बाद अंदर निकला। ठीक है, ये था पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप आता है आपका डाइजेशन या पाचन, है ना। इसी के बारे में हमें मेनली स्टडी करना है। अब ये जो डाइजेशन या पाचन है, आप पढ़ोगे एट द एंड कि जब आप चबाना चालू करते हो खाने को तो वहीं से आपका पाचन स्टार्ट हो जाता है। कैसे? आपकी जो लार ग्रंथि होती है यहाँ, सलाइवरी ग्लैंड होती हैं कुछ, आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में। आप जब भोजन को चबाते हो तो कहीं ना कहीं इस लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो उसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ देते हैं, और फिर जैसे जैसे खाना अंदर जाता है तो फिर और सिंपल स्ट्रक्चर में वो टूटते जाता है और एट द एंड आपके आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या, कि भाई अंतःग्रहण या इंजेशन, जिसमें खाने को आप अंदर लेते हैं, मुंह में रखते हैं, ऐसा समझिए। फिर दूसरे नंबर पे आपका आता है पाचन या डाइजेशन। तीसरा आता है आपका अवशोषण या फिर एब्जॉर्प्शन। ये जो आपका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन वाला काम है, यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी बॉडी में छोटी आंत नामक स्ट्रक्चर होता है। वहाँ पर पूरा जो आपका खाना है, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन नामक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर जो आपका खाना है पहुँचता है धीरे धीरे, और पहुँचने के बाद आपकी बॉडी के द्वारा उस खाने का क्या होता है, धीरे धीरे आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है। और फिर जो बचा हुआ पदार्थ है, ठीक है, जो बचा हुआ पदार्थ है वो स्वांगीकरण और फिर मल त्याग के थ्रू आपकी बॉडी से एजेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आपको मेनली क्या ध्यान रखना है कि भाई जो पाचन की प्रोसेस होती है, जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, वो मेनली 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। 5 स्टेप के नाम ध्यान रखना है, अंतःकरण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, मल त्याग। इंग्लिश में कहें तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन,
एसिमिलेशन और एजेशन। ठीक है, ये 5 नाम आपको ध्यान रखना है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या हमारी बॉडी में जितने भी चीज़ें हैं, मतलब जो हम खा रहे हैं, क्या सभी चीज़ों को सभी चीज़ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होंगी और उनको सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ने की आवश्यकता होगी? तो नहीं भाई, हमारी बॉडी में हम जो भी चीज़ खाते हैं हर एक चीज़ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में नहीं होती है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हो, ठीक है, ऐसे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हो जिनमें आपके विटामिन्स होते हैं, है ना, उसके अलावा जिनमें खनिज लवण और जल होता है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को पचाने के लिए आपका मेनली एब्जॉर्प्शन बस काम करता है, यहाँ पर डाइजेशन का मेन रोल कॉल नहीं होता है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो विटामिन है, खनिज लवण है, खनिज लवण को हम मिनरल्स कहते हैं, है ना, विटामिन्स है, मिनरल्स है, और जो वाटर है, इनका पाचन हमारी बॉडी में नहीं होता है। ये भोजन के पहले ही सरल अवयव होते हैं, यानी कि सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसके कारण इनका पाचन ज़रूरी नहीं होता है और ये डायरेक्ट हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके पीछे का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब भी आप पेट भर के खाना खाते हो तो आपको लगभग 2-3 घंटे तक लगता है कि हाँ भाई हमने खाना पेट भर के खाया है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पी लेते हो तब आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं 20-30 मिनट बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने जितना भी एक्स्ट्रा वाटर पिया था, जो पानी पिया था, वो क्या हुआ है, आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो वो जो पानी है, वो जो जल है, वो क्या होता है, हमारी बॉडी के सिंपल मतलब भोजन के सरल अवयव होते हैं, या फिर आपके सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं, किसके, आपके फूड के, और इसको आपकी बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेती है बिना किसी मेनली पाचन के या डाइजेशन के। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखोगे कि जो हमारी बॉडी होती है, जिसमें डाइजेशन का काम हो रहा है, तो है ना, इस डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र को आप मेनली 2 भागों में बांटते हैं। अब ये पाचन तंत्र क्या होता है, तो भाई आपके मुख गुहा बकल कैविटी, यानी इस वाले भाग से स्टार्ट होकर आप जब मल त्याग करते हैं, ठीक है, मतलब खराब मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो वहां तक आपके एक लंबी कैनाल होती है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ये जो पूरा आपकी ऊपर की बॉडी से लेके पूरा मतलब जब आप मल त्याग करते हो तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम किस में रखते हैं, इस डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। समझ में आया? अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र है आपका, इसके अंदर आप पाचन तंत्र को मेनली 2 भागों में कंसीडर करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। भाई कौन कौन से 2 भाग? सबसे पहला भाग आता है आपका जिसमें हम रखते हैं आपकी आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल? भाई वही भाग आपकी बॉडी का जहां से भोजन होते हुए आपकी बॉडी से अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद बाहर निकलता है मल त्याग के रूप में। ठीक है, चलो इन दोनों चीज़ों को आप किस में रखते हैं, सॉरी, इसको इस आहार नाल में, मतलब जो आपका, जो मैंने बताया कि मुख गुहा या फिर जो आपकी बकल कैविटी है, वहां से लेकर जो मल त्याग होता है आपका, है ना, आगे पढ़ेंगे, तो उस पूरे भाग को आप किस में रखते हैं, इस आहार नाल में रखते हैं। इसका छोटा सा मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे। आइए देखो, ये जो आहार नाल होती है आपकी, आहार नाल में कौन सा भाग आता है, जो आपका मुख वाला भाग है, जहां से आपने भोजन को अंदर लिया, वहां से स्टार्ट होकर ये जो पूरा आपका ट्यूब दिख रहा है, उसके बाद ये आपका आमाशय या फिर स्टमक होता है, वहां पर पेट वाला भाग, फिर ये छोटी आंत, ये बीच वाला भाग, और ये बड़ी आंत साइड वाला भाग जो है ना, ये हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके। अभी बस आप समझ लो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जो बीच में है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो आपके साइड में है, इन सारी चीज़ों को मिलाने पर ही आपका क्या होता है, इन्हीं सारी चीज़ों को मिलाने पर आपका फॉर्मेशन होता है किस चीज़ का, आपका ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, या फिर जिसको हिंदी में हम आहार नाल कह रहे हैं, उसका। ठीक है, अब इस आहार नाल में आप देखोगे भाई, यहाँ से तो मेनली आपका फूड जाएगा,
होकर, है ना, यहाँ से तो आपका फूड मेनली जाएगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको एक आगे पढ़ेंगे हम, लीवर की स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कुछ इस टाइप का, है ना। उस लीवर से यहाँ पर लीवर के अंदर एक छोटी सी ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम पित्ताशय कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको पित्त रस का स्त्रावण होता है, जो कि एट द एंड आपके भोजन को कहीं ना कहीं पचाने में मदद करता है। फिर इस अमाशय या फिर स्टमक के जस्ट पीछे एक भाग होता है जिसे हम अग्नाशय या फिर पैनक्रियाज कहते हैं, छोटा सा ऐसा जुड़ा हुआ होता है। ये आपकी दूसरी ग्लैंड या ग्रंथि है ना। ये लीवर और पैनक्रियाज या अग्नाशय, ठीक है, ये है क्या आपका लीवर, ठीक है, जिसको हम यकृत कहते हैं हिंदी में। फिर ये है आपका छोटा सा अग्नाशय, क्या है, अग्नाशय, जिसको हम इंग्लिश में पैनक्रियास कहते हैं। तो ये जो अग्नाशय और यकृत है, इन दोनों के बारे में भी हम स्टडी करते हैं, किसमें, इसी डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर पाचन तंत्र में। लेकिन क्या ये डाइजेस्टिव सिस्टम के डायरेक्ट पार्ट होते हैं, यानी कि क्या ये यकृत यानी कि लिवर और अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास डायरेक्ट पार्ट होते हैं इस आहार नाल के? तो नहीं भैया, आपके जिस जगह से भोजन होकर गुजरे वो तो पार्ट होगा एलिमेंट्री कैनाल का यानी आहार नाल का। लेकिन साइड में जो ग्रंथियां या फिर ग्लैंड लगी हुई हैं, थैली बस बोल लो अभी, जिससे केमिकल रिलीज होते हैं ताकि वो भोजन को पचाने में सहायता कर सकें, जो आपका फूड है उसको सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ सकें, उसके लिए केमिकल रिलीज करते हैं कौन, यही जो ग्लैंड या ग्रंथि लगी है, थैली, है ना। तो क्या वो डायरेक्ट पार्ट होगा आहार नाल का या फिर एलिमेंट्री कैनाल का? तो नहीं, वो पार्ट नहीं होगा। तो क्या आपका पार्ट नहीं होगा एलिमेंट्री कैनाल का? सबसे पहले आपको याद रखना है यकृत या लीवर, और दूसरा आपका अग्नाशय या फिर पैनक्रियास। ये दो नाम आपको ध्यान रखना है, जो पार्ट नहीं है किसका, आपके आहार नाल का। चलो अब ध्यान से देखते हैं। अब भाई अगर ये यकृत और लीवर जो है ना, सॉरी, यकृत और अग्नाशय जो है, पैनक्रियाज और आपका लीवर जो है, पार्ट नहीं है इस आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल का, तो इसको हम किस में रखेंगे? तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसको मेनली हम दो भागों में कंसीडर करते हैं। सबसे पहला आता है आपका आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंतर्गत हम उस भाग की स्टडी करते हैं जहां से आपका भोजन या फिर फूड पूरी तरह से गुजरता है, ठीक है। और फिर दूसरा भाग आता है जिसमें हम पाचन ग्रंथियां या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, जो कि केमिकल रिलीज करती हैं या फिर एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं, और वो एंजाइम भेजती हैं किसमें, एलिमेंट्री कैनाल में, यानी कि इस आहार नाल वाले भाग में, ताकि भोजन को अच्छे से पचाया जा सके। समझ में आया? अब इस पाचन ग्रंथियों या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपको क्या नाम याद रखना है, आपका जो अग्नाशय वाला भाग है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, जो आपका पैनक्रियाज वाला भाग है, उसको आपको ध्यान रखना है और लिख लेना है इस पाचक ग्रंथियों में। उसके बाद आप इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा लीवर यानी कि यकृत की स्टडी भी करोगे। किसकी? लीवर यानी यकृत का भी कुछ सेपरेट भाग पढ़ोगे, जिसे हम पित्ताशय या फिर पित्तरस की ग्रंथि कहते हैं। चलो समझ में आया? अब ये जो आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसमें आपके मेनली चार भाग होते हैं। सबसे पहले होता है आपका मुखगुहा, पहला भाग। फिर ये जो मुखगुहा है, इसको इंग्लिश में बकल कैविटी कहते हैं। कौन सा वाला भाग होता है? आप जब अपना मुंह खोलोगे तो आपको जो पूरा मुंह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये यहाँ जॉइंट तक, ठीक है, ये यहाँ के गले के जॉइंट तक आपको जो भाग देखने को मिल रहा है आपके मुंह का, उसको हम किस में रखते हैं? मुखगुहा में रखते हैं। आगे एक एक को सेपरेटली जानेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। फिर दूसरा भाग आता है आपका ग्रास नली, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, ईशोफेगस कहते हैं। आपका ये ईशोफेगस यहाँ वाला भाग होता है जहाँ से आपका फूड मेनली अंदर की ओर जाता है, ठीक है। फिर ये जो आपका ईशोफेगस या फिर ग्रास नली है, ये कितनी बड़ी होती है? तो भाई इस गले के पास से स्टार्ट होकर इस मुखगुहा या बकल कैविटी के अंदर से, यहाँ से स्टार्ट होकर पूरे आपके अमाशय या फिर पेट वाले भाग तक जाती है, ठीक है, पेट वाले भाग तक जाती है। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा इन चीज़ों का, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका अमाशय, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, अमाशय या फिर क्या हुआ भाई, चलो
छोड़ो, नहीं चल रहा कलर। हाँ देखो, तीसरा भाग आता है आपका अमाशय, या फिर जिसको हम क्या नाम देते हैं, इंग्लिश में इसको स्टमक कहते हैं। अब ये जो स्टमक या अमाशय होता है, ये जो आपका स्टमक या अमाशय होता है, आप देखेंगे कि एट द एंड जो आपका स्टमक या अमाशय वाला भाग होता है, यहाँ से आपका भोजन यहीं पर जाके स्टोर होता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। और 4 घंटे लगते हैं लगभग। यहीं पे HCl नामक पदार्थ होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक आपका क्या होता है, अम्ल होता है, जो भोजन को पचाता है। यहाँ पर भी आपके जटिल पदार्थ यानी कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर में टूटते हैं, है ना, सरल पदार्थों में टूटते हैं, ठीक है। फिर चौथा भाग आता है आपका आंत, या फिर जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं। इसको भी हम मेनली 2 भागों में बांटते हैं। एक होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और एक होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक एक करके पहले चारों को देख लेते हैं कि भाई क्या चीज़ कहाँ पर पाया जाता है, फिर हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। आप देखो, सबसे पहले मैंने बोला आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं क्या, वकल कैविटी, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं आपका क्या, हिंदी में कहते हैं इसको हम, पीछे लिखा हुआ है, इसको हिंदी में हम कहते हैं मुख गुहा। तो भाई डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर लिख लेना कि इसको हम क्या कहते हैं, मुख गुहा। क्या नाम देते हैं, मुख गुहा। फिर दूसरे नंबर पे आपका भाग आता है, जिसमें आप दूसरे नंबर पे भाग जो आता है आपका, एक सेकेंड, हाँ ये देखो, जो आपका दूसरे नंबर पे भाग आ रहा था उसको हमने क्या बोले, ग्रासनली कहे या फिर ईशोफेगस कहते हैं। अब ये ईशोफेगस, भाई देखो ईशोफेगस लिखा है लेकिन ये जो ओ है ना साइलेंट होगा, इसलिए इसको ईशोफेगस ही पढ़ेंगे। दूसरा भाग आता है आपका ग्रासनली या ईशोफेगस। कहाँ से कहाँ तक होता है, देखो ये जो आपका मुखगुहा या फिर बकल कैविटी है, इसके इस वाले पार्ट से स्टार्ट होकर नीचे, इसको अमाशय कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम अमाशय कहते हैं, ठीक है। तो इस अमाशय तक आपके, इस मुखगुहा के नीचे से इस अमाशय के ऊपर वाले भाग तक, ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, पाइप जैसा, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसे ही हम क्या नाम देते हैं, ईशोफेगस नाम देते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा भाग आपका आता है जिसे हम क्या कहते हैं, ये वाला भाग, तीसरा भाग आता है जिसे हम कहते हैं अमाशय, या फिर लिखा है अमाशय या फिर स्टमक कहते हैं। ये देखो, अमाशय या फिर इंग्लिश में स्टमक। कौन सा भाग होता है आपका, ये वाला भाग होता है, ये छोटा वाला भाग होता है। समझ में आया। चलो फिर फोर्थ नंबर पे आता है आपका भाग जिसमें आप इंटेस्टाइन या आंतों के बारे में पढ़ते हो। आगे देखो, आगे देखो, आपको समझ में आएगा। जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, आंतों या फिर आंत या फिर आपके इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि इस चौथे पार्ट को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखते हैं क्या होता है भाई ये दोनों। देखो डायग्राम में मैंने बोला अमाशय जो है आपका, नाम लिख देते हैं, पहले एक एक करके नाम लिख देते हैं। मुखगुहा हो गया, है ना, बकल कैविटी। फिर सेकेंड में आता है आपका ईशोफेगस, बस इतना ही लिख रहा हूँ, समझ जाना। दूसरे नंबर पे आता है आपका ईशोफेगस। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका अमाशय या फिर स्टमक कहते हैं जिसको, है ना, स्टमक कहते हैं, तीसरे नंबर पे ये वाला भाग। फिर चौथे नंबर पे आता है आपका ये वाला भाग जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इंटेस्टाइन या फिर आंत कहते हैं। अब इसको हम मेनली 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 2 भाग, सबसे पहले होगा अंदर वाला भाग, जो आपको स्ट्रक्चर के रूप में देखने में छोटा समझ में आ रहा होगा। इसे हम क्या कहते हैं कि ये है भाई आपकी क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे पार्ट आता है आपका जिसमें आप ये साइड वाला स्ट्रक्चर, बड़ा वाला स्ट्रक्चर देख रहे होगे, इसे हम कहते हैं क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत, है ना। तो जो आपके इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है, आंत वाला पोर्शन है, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, अंदर वाला भाग जिसको हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाहर वाला भाग जिसे हम कहेंगे क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा करके हम आपके पूरे आहार नाल या फिर एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी करते हैं, और फिर उसी एलिमेंट्री कैनाल या फिर आपके एलिमेंट्री कैनाल या फिर आपके जो आहार नाल है, उसमें कुछ ग्रंथियां लगी होती हैं साइड से, कुछ आपके क्या होते हैं
ग्लैंड्स होती हैं जो केमिकल रिलीज करती हैं किस चीज़ के लिए, भोजन को पचाने के लिए। उसमें भी मैंने आपको बताया कि आपको नाम ध्यान रखना है, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, और दूसरा होता है आपका क्या, लीवर यानी कि यकृत। इन चीज़ों के बारे में देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आज जो कंप्लीट होने वाला है या फिर आज जो हम मेनली पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आपके मुख गुहा यानी कि जो आपका बकल कैविटी होता है उसके बारे में, जो आपके मुंह से स्टार्ट होकर यहाँ तक का भाग होता है, कहाँ तक के, गर्दन के ऊपर तक का, यानी कि ईशोफेगस के जस्ट पहले वाला भाग। तो पढ़ते हैं मुख गुहा या बकल कैविटी के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देखें कि ये जो आहार नाल है इसके बारे में कुछ छोटी सी बातें आपको ध्यान रखना है। मैंने बता दिया आहार नाल क्या होती है भाई, यहाँ मुंह से स्टार्ट होकर एंड तक जाती है आपकी बॉडी के, ठीक है। चलो कैसी होती है, ये मनुष्य के शरीर की लंबी और कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होकर गुदा तक जाती है, यानी एट द एंड आपके इस माउथ से स्टार्ट होगी और इसका एंड कहाँ पर होता है, इसका एंड आपके एनस में होता है, यानी कि एंड पार्ट ये वाला कहलाता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आप सोचो 8 से 10 मीटर लंबी, रस्सी नापना कभी। फिर वैसे ही 8 से 10 मीटर लंबी आपके ये आहार नाल होती है जो कहीं ना कहीं संकुचित होकर कंस्ट्रक्ट होकर कहाँ पर जुड़ी रहती है, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है ना, बहुत ज़्यादा उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। कैसी होती है भैया, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। और ये बनती कैसे है, तो आप देखो जो आपका एक्टोडर्म वाला भाग होता है, मैंने बताया था भ्रूण या जायगोट बनने के समय 3 लेयर फॉर्म होती हैं, और उसमें से जो एक्टोडर्म वाली लेयर है और जो एंडोडर्म वाली लेयर है, यानी सबसे अंदर की भी और सबसे बाहर की भी, दोनों लेयर का जब फॉर्मेशन होता है तब आपके एलिमेंट्री कैनाल या फिर इस आहार नाल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, अपने आहार नाल का यही मुख गुहा यानी बकल कैविटी वाला भाग हम पढ़ने वाले हैं। देखो कौन सा भाग पढ़ने वाले हैं, आपका ये जो आहार नाल है इसका सबसे पहला भाग जिसे हम मुख गुहा या फिर बकल कैविटी कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। कहाँ है, ये है, इसको नंबर 5 डिलीट, हाँ एक्स्ट्रा जुड़ गया था। चलो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका मुख गुहा या फिर बकल कैविटी जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब इस मुख गुहा या फिर बकल कैविटी में हम क्या पढ़ते हैं, तो आप देखो यह हमारी आहार नाल या फिर जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका पहला भाग होता है, ठीक है, और दोनों जबड़ों के बीच में स्थित होता है, दोनों जबड़ों के बीच में स्थित होता है। अब ये जबड़े क्या हैं भैया, आपके मुंह का ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो कहीं ना कहीं हड्डियों से बना है, और ये नीचे वाला स्ट्रक्चर जिसको मैं अभी हिला रहा हूं, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके, ये दोनों स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला आपस में जॉइंट होते हैं हड्डी और मांसपेशियों के थ्रू, बोन और आपके मसल के थ्रू। तो इनके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है अंदर जिसे हम क्या नाम देते हैं, बकल कैविटी नाम देते हैं, और उसी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो ये जो बकल कैविटी होती है ना, इसके बारे में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या बातें ध्यान रखनी है भाई, कि देखो ये जो आपकी बकल कैविटी होती है, इस बकल कैविटी में अगर हम मुख गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचले होठ होते हैं, ये बात तो आपको पढ़ ही लेनी है, ये तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। मेन आपको जो ध्यान रखना है वो बात क्या है, कि ये जो आपकी बकल कैविटी होती है, इस बकल कैविटी के अंदर ही आपके लिप्स वाला पोर्शन आता है, और इस लिप्स वाले पोर्शन में अंदर साइड पे एक ग्लैंड पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका आपको नाम ध्यान रखना है। उसे हम लेबियस ग्रंथि या फिर लेबियल ग्लैंड कहते हैं, लेबियल ग्लैंड, याद रखना भाई, ये नाम आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर पाई जाती है, ये आपके लिप्स वाले पोर्शन में पाई जाती है, जिसके अंदर आपके जो इनर लिप्स होते हैं वो ड्राई नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं उनमें क्या होता है, सलाइवा का फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो मुख गुहा का सबसे पहला वाला पोर्शन क्या है, आपके लिप्स होगा, उसके इन साइड पे एक ग्रंथि या फिर ग्लैंड पाई जाती है जिसका आपको नाम ध्यान रखना है, नाम क्या है, लेबियल ग्रंथि या फिर लेबियल ग्लैंड, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो हमने जौ या फिर जबड़ों की बात करी, जो हमने जबड़ों या फिर जौ की बात करी, वो दोनों जबड़ों के बीच में आपके मुखु गुहा या बकल कैविटी होती है। और ये जो दोनों जबड़े हैं इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ऊपर वाले को अपर जौ या फिर ऊपरी जबड़ा कहेंगे और नीचे वाले को लोअर जौ यानी कि निचला जबड़ा कहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखोगे कि ये जो हमारी मुखु गुहा या फिर बकल कैविटी होती है, अब लिप्स के थोड़ा अंदर चलते हैं तो आपको पता चलेगा आपका जो मतलब मुंह है उसके अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जब आप अपनी जीभ से ऊपर की ओर ऐसे मतलब टच कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि अंदर से आपका भाग क्या है, ऐसे सामने साइड का रिजिड है यानी कि हार्ड है, और पीछे साइड का कैसा है, कोमल है, जिसमें आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता होगा। ये आप आईने में या फिर शीशे में जब ऐसे देखते हैं तो आपको ये भाग दिखता होगा। ठीक है, तो ये जो पीछे वाला भाग होता है और ये आगे वाला भाग होता है, दोनों के डिफरेंसेस के हिसाब से हमने उसको अलग अलग बांट दिया। कैसे, आइए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, आपकी जो बकल कैविटी या फिर मुखु गुहा होती है उसकी छत की बात कर रहे हैं, यानी जिसको हम क्या नाम देते हैं, तालू या फिर तलुआ नाम देते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं भैया पैलेट। क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं पैलेट। ठीक है, चलो अब इस पैलेट को हमने दो भाग में बांटा, देखो, और इसी पैलेट के कारण आपका जो नासा मार्ग होता है, नासा मार्ग यानी कि जो आपके नोजल पैसेज या नजल पैसेज होता है, क्या होता है ये, थोड़ा सा बैक चलते हैं, है ना, थोड़ा सा बैक चलते हैं और जानेंगे कि देखो आपका जो नाक वाला पोर्शन है यहाँ पर, इस नाक से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन अंदर आएगी। ठीक है, अब ये जो आपका मुंह है, इस मुंह से कहीं ना कहीं खाना अंदर जाएगा, तो इन दोनों लेयर को बीच से डिवाइड करने का काम कौन करता है, आपका वही पैलेट या फिर जिसको हम तलुआ कह रहे हैं वो करता है। समझ में आया, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। अब भाई सोचो ना, आप खाना खा रहे हो, आपने मुंह से खाना अंदर डाला और नाक से बाहर आ गया, है ना, तो ये चीज़ ना हो, इसलिए क्या होता है, दोनों को हम डिवाइड करके रखते हैं, या दोनों डिवाइड होते हैं किसके द्वारा, आपके पैलेट या फिर तलुए के द्वारा। ठीक है, चलो अब हम जानेंगे कि ये जो आपका पैलेट या तलुआ होता है, ये दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। कैसे, जो तलुए के सामने वाला पोर्शन, यानी जब आप अपनी जीभ से ऊपर टच करोगे तो आपको सामने का पोर्शन हार्ड दिखेगा और पीछे का पोर्शन आपको कैसा दिखेगा, वो सॉफ्ट दिखेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, आइए जानते हैं। देखो, जो आपके सामने का पोर्शन होता है, ये दांत के ऊपर वाला भाग, इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है आपका, ये हार्ड देखने को मिलता है, कठोर तालू इसको हम कहते हैं या फिर हार्ड पैलेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, उसके पीछे का रीजन है, क्योंकि आपका जो हार्ड पैलेट या कठोर तालू होता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर आपका हड्डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हड्डी पाया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, हड्डी पाई जाती है। और इन हड्डी या फिर इन बोन के कुछ नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं, एक होता है प्री मैक्सिला, एक होता है मैक्सिला और एक होता है पैलेटाइन। ठीक है, ये तीन नाम बस आपको ध्यान रखना है। और आपको अगर थोड़ी क्यूरियोसिटी आती है तो भाई आप लोग गूगल में डाल के देख भी सकते हैं कि इनमें किसको हम आपके प्री मैक्सिला कहते हैं, किसको मैक्सिला कहते हैं और किसको हम पैलेटाइन कहते हैं। ठीक है, ऐसे डायग्राम के थ्रू आप चीजें जल्दी याद कर पाओगे। चलो, ये होता है आपका क्या, कठोर तालू, हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया भाई, प्री मैक्सिला, मैक्सिला और पैलेटाइन। और आप देखोगे यहाँ पर तालू बलियां या फिर जिसको हम रफ सरफेस कहते हैं वो पाई जाती हैं, जो कि भोजन की पकड़ मजबूत बनाने में सहायता करता है। यानी जब आप खाना खाते हो, चबाते हो खाने को, तो खाना चबाते टाइम आपको खाना इधर उधर ना भागे, इसलिए ग्रिपिंग के लिए, खाने को पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं रफ सरफेस चाहिए होगा। और वही रफ सरफेस का फॉर्मेशन करता है आपका कौन, ये कठोर तालू या फिर हार्ड पैलेट, जिसमें आपको ऐसे छोटे छोटे वलय देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्या देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, आपको दिख रहे होंगे। चलो, फिर आपके दूसरे नंबर पे जो भाग आता है उसे हम कहते हैं क्या, मुलायम तालू। क्या नाम देते हैं उसे, हम कहते हैं आपका मुलायम तालू, सॉफ्ट पैलेट। अब ये जो मुलायम तालू या फिर सॉफ्ट पैलेट होता है, आप जानेंगे कि इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। क्या नहीं पाई जाती, हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद इसके पीछे एक ये छोटा सा भाग होता है, एक छोटा सा भाग होता है, और यही छोटा सा भाग, ये जो
लटका हुआ भाग आपको देखने को मिल रहा है। आप जानेंगे कि यही जो छोटा सा भाग होता है, यही भाग आपके जब आप सांस लेते हैं, है ना, सांस लेते हैं और फिर उसी टाइम आप खाना खाते हैं, तो खाने को गुटकते टाइम आपके इस सांस लेने वाले पोर्शन को पीछे से बंद कर देता है। कौन? आपका यही मुलायम तालु या फिर सॉफ्ट पैलेट, उसका ये वाला भाग। चलो आगे जानते हैं। अब आप देखोगे कि ये जो मुलायम वाला भाग है उसको हम नाम क्या देते हैं? उसको हम कहते हैं भाई आपका ये तालु विक्षेप या फिर युवुला नाम देते हैं, युवुला। ठीक है। चलो अब आप देखो आगे लिखा भी है कि भाई जब आप खाना निगलते हैं तो उतने टाइम नासा छिद्रों को ये बंद कर देता है। नासा छिद्र मतलब आपके जो नजल होल होते हैं उनको बंद कर देता है। यहाँ से नहीं भाई, यहाँ से थोड़ी बंद करेगा, अंदर साइड से, पीछे से। अब ये चीज़ आप देख तो नहीं सकते, है ना, केवल एज्यूम कर सकते हैं कि जब आप खाना गुटकोगे, आप देखना खाना निगलते टाइम आप सांस नहीं ले सकते। अगर आप सांस लोगे तो आपको ठसके लग जाते हैं, खांसने लगते हो आप उतने टाइम, है ना। उसके पीछे का रीज़न यही है, क्योंकि दोनों काम एक साथ आप नहीं कर सकते। आपने देखा नासा छिद्रों को बंद करने का काम कौन करता है? यही आपका मुलायम तालु या फिर सॉफ्ट पैलेट। और उसके पीछे ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं? जिसे हम तालु विक्षेप या फिर युवुला नाम देते हैं। मेनली आपका यही युवुला या फिर तालु विक्षेप पोर्शन है जो कि आपके मतलब श्वसन मार्ग को बंद करने का काम करता है ऊपर से। आगे चल के आप पढ़ेंगे कि एक एपिग्लोटस नामक भाग भी होता है जो उस आपके सांस लेने वाली नलिका को नीचे से बंद करता है, यानी ट्यूब जो होती है जो आपके फूड पाइप के जस्ट बाजू से जाती है उसको बंद कर देता है, ताकि खाना फूड पाइप में ही जाए, आपके उसमें ना जाए, ऑक्सीजन पाइप में ना जाए, है ना। चलो आगे पढ़ेंगे उसके भी बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, अब हम उसकी बात करेंगे। कौन सा दूसरा स्ट्रक्चर? जो हमारी बकल कैविटी थी, मुख गुहा थी, उसमें हमने पहली चीज पढ़ी आपका क्या? तालु या फिर पैलेट। ठीक है। उस तालु या फिर पैलेट में हमने जाना कि हार्ड और सॉफ्ट होती है, सामने वाली हड्डी की बनी होती है, पीछे वाली आपकी मांसपेशियों या फिर मसल से बनी होती है ना। फिर उसमें एक छोटा सा भाग पाया जाता है जो आपकी नासों छिद्र या फिर जो नाक के पीछे के यहाँ पे छोटे छोटे जो होल होंगे उनको बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ताकि खाना जो है डायरेक्ट अंदर की ओर जा सके, है ना, और उतने टाइम आप सांस ना ले पाए। ये चीज हो गई। अब जो हमारा दूसरा भाग है हम उसको जानने वाले हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? आपके जीभ या फिर टंग वाले भाग को पढ़ेंगे। अब यह है मुखगुहा के फर्श में स्थित एक मोटी और मांसल संरचना होती है। ये देखो मुखगुहा के फर्श में, यानी कि जो आपका बकल कैविटी या मुंह वाला स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपके नीचे से जुड़ा हुआ एक भाग होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आपकी जीभ कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? टंग कहते हैं। और आप देखोगे कि इसका अगला सिरा जो होता है स्वतंत्र होता है भाई, आप अपनी जीभ को सामने से हिला सकते हो और उसी कारण से अपन बात कर पाते हैं। ये चीज पता है आपको? अगर किसी व्यक्ति की जीभ सामने से भी जुड़ी होती है तो वो प्रॉपर बात नहीं कर सकता, और फिर उसको हम क्या नाम देते हैं? तोतला सेठ। याद है? हेरा फेरी वाला क्यों था? क्योंकि उसका जो टंग वाला पोर्शन था वो सामने से भी जॉइंट था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो जो अगला सिरा होता है इसका कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। और जो पिछला सिरा होता है वो फर्श से जुड़ा हुआ होता है। और उस फर्श को जिससे ये आपकी टंग वाला स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, कहाँ से? इस पीछे वाले भाग से। इस भाग को हम क्या नाम देते हैं? इस भाग को हम नाम देते हैं आपका फ्रेनुलम लिंगुई। क्या नाम देते हैं? फ्रेन्युलम लिंगुई। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं FL लिख देता हूँ, दिख रहा है क्या कलर? चलो वाइट कर देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम ध्यान में रखना है? कि आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपका जो स्ट्रक्चर है जहाँ से आपकी टंग मेनली जुड़ी हुई होती है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं आपके फ्रेनुलम लिंगुई। ठीक है। अब इसके बाद कुछ छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि मानव की जो जीव की स्थिति होती है वो पीछे तरफ से हायोइड जो बोन होती है उस हायोइड बोन से जुड़ी हुई होती है। मतलब क्या है इसका? कि भाई आपका ये जो टंग वाला पोर्शन है जिसके पीछे वाले मांसल संरचना या पीछे वाली मसल को
जिससे आपकी टंग जॉइंट है, उस मसल को तो हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, फ्रेनुलम लिंगुई नाम दे दिया। लेकिन अब ये मसल संरचना या फिर ये आपकी मसल स्ट्रक्चर जो है वो भी किसी ना किसी जगह से कनेक्ट होगी, तो वो जाकर एक बोन से कनेक्ट होती है। कहाँ से कनेक्ट होती है, आपके एक बोन से कनेक्ट होती है। एक सेकंड में थोड़ा साफ बना देता हूँ। देखो, ये आपका ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा आपको क्या, ये कहलाएगा आपका ये फ्रेनुलम लिंगुई। ठीक है, अब ये फ्रेनुलम लिंगुई कहीं ना कहीं एक आपके किस चीज से कनेक्ट होगा, इस बोन से कनेक्ट होगा। और ये जो बोन है ना, इस बोन को आप महसूस भी कर सकते हैं जब आप अपने गले के इस वाले पोर्शन में टच करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर भी एक हड्डी है। और उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको ही हम हायोइड बोन नाम देते हैं। ये क्यों याद करने में टफ है, क्योंकि भाई अभी हमने स्केलेटन सिस्टम या फिर कंकाल तंत्र नहीं पढ़ा है। जब हम स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र पढ़ लेंगे, जिसमें हम कितनी हड्डियां होती हैं बॉडी में, कहाँ पर होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जान लेंगे, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा याद करने में। ठीक है, चलो अब आप देखो, मानव की जो जीभ होती है पीछे तरफ से हायोइड बोन से जुड़ी रहती है, मैंने बता दिया। इसके बाद आपको इस जीभ से संबंधित एक रोग ध्यान में रखना है कि अगर आपके जीभ में कोई रोग हो जाता है तो उसे हम ग्लोसाइटिस नाम का रोग कहते हैं। मतलब आपके जीभ से संबंधित एक रोग होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, ग्लोसाइटिस नाम देते हैं। इसमें क्या होता है भाई कि ये जब ये ग्लोसाइटिस नामक रोग हो जाता है तो उसमें आपको स्वाद का पता नहीं चलता है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि जब आपका जीभ, जो आपकी जीभ है उसमें जब आपका रोग हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोसाइटिस कहते हैं, तो जब ये ग्लोसाइटिस नामक रोग आपको हो जाता है तो आपकी जीभ में स्वाद का पता नहीं चलता है। ठीक है, अब बात आ जाती है स्वाद की, तो जान लेते हैं भाई स्वाद के बारे में। चलो अब बात करेंगे हम, बात आ गई हमारे स्वाद की, तो हम स्वाद की बात कर लेते हैं। हमारी जीभ में कैसे हमें पता चलता है खाने में कि कोई चीज़ मीठी है या फिर कोई चीज़ खट्टी है, तो हमारी जो टंग होती है, जो जीभ वाला पोर्शन होता है, वहाँ पर स्वाद कलिकाएं या फिर टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। और अलग अलग टेस्ट बर्ड्स का अलग अलग टेस्ट होता है ना। कैसे जानेंगे, देखो जीभ की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, यानी छोटे छोटे आपके, जब आप छुओगे तो आपको पता चलेगा छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं। उन्हीं डॉटेड स्ट्रक्चर को, है ना, हम क्या नाम देते हैं, स्वाद कलिका या फिर टेस्ट बर्ड या फिर पेपिलिये नाम देते हैं। ठीक है, अब ये जो टेस्ट बर्ड या फिर आपके स्वाद कलिकाएं हैं, इनको हम किसी पोर्शन में डिवाइड करते हैं। कैसे पोर्शन में, कि अगर ये टेस्ट बर्ड्स आपके सामने साइड पे है तो ये मीठा चीज़ पता चलेगा कि हमने जो चीज़ खाया है वो मीठा है, तो आपके सामने वाले टेस्ट बर्ड्स एक्टिव हो जाएंगे। अगर वो चीज़ नमकीन या खट्टा है तो आपके साइड वाले टेस्ट बर्ड एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन अगर वही खाने वाली चीज़ क्या है, कड़वी है, तो आपके पीछे साइड वाले टेस्ट बर्ड एक्टिव हो जाएंगे। उसी जगह आप पाएंगे कि आपकी जीभ के जस्ट फ्रंट वाले पोर्शन में कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो जानते हैं इसके बारे में। देखो सबसे पहले आपका जो अग्रभाग होता है, यानी कि आपका जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, कैसे, जीभ का आपका जब फ्रंट का, ये आपके जीभ का फ्रंट पोर्शन है, इसका ये वाला पोर्शन जब आप छोड़ दो और इस वाले पोर्शन को जब आप छोड़ दो, तब आप पाओगे कि साइड में जो है और पीछे जो है वहां पर टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। तो देखो फ्रंट वाला भाग जो है, यानी जीभ का ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपका टेस्ट बर्ड पाया जाएगा, जो क्या डिसाइड करेगा कि जो हमने चीज़ खाई है, वो जो हमने भोज्य पदार्थ या फिर फूड कंजप्शन किया है फूड का, वो कैसा है, मीठा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपकी पाई जाती है कौन सी टेस्ट बर्ड, दूसरे नंबर पे आपके पाई जाती है किनारे वाली टेस्ट बर्ड, जिससे क्या पता चलता है, खट्टे और नमकीन का पता चलता है कि सामने वाली चीज़ कैसी है, श्योर यानी कि खट्टी है, और फिर श्योर के साथ में कैसा है, सॉल्टी है। तो ये जो साइड वाले आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कहाँ वाले, यहाँ साइड वाले जो आपके टेस्ट बर्ड होते हैं, ये टेस्ट बर्ड बताते हैं कि आपके द्वारा खाई गई चीज़ खट्टी है या फिर मीठी है। अब बात करते हैं अगले टेस्ट बर्ड की।
अगला जो टेस्ट बर्ड है वो है आपकी बॉडी में बैक साइड पर पाया जाता है, और वो क्या डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी में, मतलब आपने अगर कोई फूड लिया है तो वो कड़वा है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, इस पीछे वाले टेस्ट बर्ड से। यानी इस वाले यहाँ पे पीछे साइड पे अगर आपके द्वारा खाई गई चीज कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, तो आपको पता चलेगा आपके गले के ये वाले पोर्शन में, सबसे पीछे वाले पोर्शन में, जीभ के सबसे पीछे वाले पोर्शन में आपको बहुत ज़्यादा कैसा लगता है, कड़वा कड़वा फील होता है, ठीक है, बिटर टेस्ट लगता है। फिर अब आपकी जीभ का जो मध्य वाला या फिर सामने वाला पोर्शन होता है, इसमें कोई भी टेस्ट वर्ड नहीं पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी का जो मध्य वाला भाग होता है, यहाँ पर कोई स्वाद कलिका नहीं पाई जाती है। मध्य भाग यानी कि जो आपका ये वाला पोर्शन है बीच वाला, और जो सामने वाला पोर्शन है, यहाँ पर कोई भी टेस्ट वर्ड नहीं पाई जाती है, ठीक है। चलो, अच्छा एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ये जो सामने वाला होता है ये जो सामने वाला आपका टेस्ट बर्ड होता है, इस पे कभी कभी आपको बहुत तीखा फील होता है। यानी जब आप कोई तीखी चीज खाते हो तो मेनली आपके इस वाले पोर्शन में भी जलन होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कि ये जो आपकी टंग है, ये जो आपकी टंग है, इसका मेन काम क्या होता है। तो देखो, भोजन को लार में मिला लें, लिगन लें तथा बोलने या फिर उसकी ऐसी मतलब बॉल टाइप का स्ट्रक्चर बनाने में सहायता करते हैं, जिससे बॉल या फिर लुगदी फॉर्म होती है और फिर उसको हम आसानी से गुटक सकते हैं। थोड़ा उसको क्या बना देती है, चिपचिपा बना देती है खाने को, ठीक है। चलो, कार किसका ध्यान रखना है आपको, ये आपके जो टंग होती है उसका काम दिया है भाई, याद रखना है, टंग का काम दिया है क्या, भोजन को लार में मिलाने में, निगलने में और फिर बोलने में सहायक होती है। अच्छा, बोलने में कैसे भाई, अगर आपकी टंग किसी ने काट दी तो आप बोल ही नहीं पाओगे, या फिर आप टंग पकड़ के कभी बोलने की कोशिश करना, नहीं बोल पाओगे। आपकी ये जो टंग है ना, जीभ जो है ना, उसी के कारण आप बोल पाते हो सफाई से। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि आपकी जो जीभ होती है उसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, टेस्ट बर्ड होती हैं, और यही टेस्ट बर्ड किस चीज़ का काम करती हैं आपकी बॉडी में मतलब अगर आपने कोई चीज़ खाई तो वो खट्टा है, मीठा है, तीखा है या फिर कड़वा है, कैसे पता चलेगा, इन्हीं टेस्ट बर्ड के थ्रू पता चलेगा। तो हमने अभी तक 2 पोर्शन आपके कवर कर चुके हैं। नंबर फर्स्ट पर है आपका, जिसे हमने पैलेट या फिर तालू नाम दिया, जो आपकी बॉडी का ऊपर वाला पोर्शन, जीभ के ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, जिसे हम टच करके फील कर सकते हैं, ठीक है, तालू। तो सामने वाला हार्ड होता है, पीछे वाला सॉफ्ट होता है। फिर दूसरा जो हमने स्ट्रक्चर कवर किया वो है हमारी क्या, जीभ। क्या स्ट्रक्चर है, जीभ, ठीक है। अब हम इसके आगे अपनी तीसरे स्ट्रक्चर में बढ़ेंगे ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, आप देखेंगे तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो है हमारा दांत का। क्योंकि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे मुख गुहा या फिर बकल कैविटी की बात कर रहे हैं, तो एक एक चीजों को हम बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे कि दांतों का जो निर्माण होता है उसको क्या नाम देते हैं। मैंने बोला था कि भाई किसी भी सेल या कोशिका का निर्माण हो रहा था तो मैंने बताया था जब आपके अस्थि या फिर बोन का फॉर्मेशन होगा तो क्या कह रहे थे, ऑस्टियोब्लास्ट, याद आया। लेकिन उसी जगह जब उपास्थि या फिर आपके कार्टिलेज का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसे हमने क्या नाम दिया था, कॉन्ड्रियोब्लास्ट। तो ब्लास्ट आ रहा था, बनने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, ब्लास्ट वर्ड को यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब आपका ये दांत बनेंगे तो दांत को हम ओडोन ओडोन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओडोन। तो आप ऐसे समझो कि अगर कोई भी आपका दांत का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ओडोंटोब्लास्ट कहेंगे। समझ में आया। और दांतों की जो स्टडी होती है, दांतों का जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चलो फिर अब जो आप समझो दांतों को हम मेनली 3 टाइप में समझ सकते हैं, या फिर 3 टर्मिनोलॉजी है छोटी छोटी जो आपके दांतों से संबंधित है ना, उसको हमें याद रखना है। कैसे दांतों से संबंधित है भैया, देखो सबसे पहला नाम आपको ध्यान रखना है गर्तदंती। अब गर्तदंती क्या होते हैं, ऐसे एनिमल या फिर ऐसे जंतु जिनके जो दांत होते हैं वो जबड़े की हड्डियों में धसे हुए होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे ऐसे आपके
जंतु जिनके दांत जो है वो जबड़े की हड्डियों के खांचे में धसे हुए होते हैं। जैसे आप खुद को देखोगे तो आपके दांत जो है कहीं ना कहीं इस जबड़े में, है ना, इस जबड़े में धसे हुए हैं दोनों तरफ से। तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? गर्तदंती। तो हम भी किसके अंतर्गत आते हैं? गर्तदंती के। अब दूसरा टर्म आपको क्लियर करना है, द्विवारदंती। द्विवारदंती क्या होता है? इसको हम डायफ्योडोंट कहते हैं। अब ये द्विवारदंती का मतलब क्या है कि ऐसे जीव जिनके जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप कनेक्ट कर गए होंगे कि हाँ भैया ह्यूमन तो आते हैं द्विवारदंती में। एक बार पैदा होते हैं तो दांत आते हैं, फिर एक बार पूरे टूट जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। मतलब एक बार दांत आते हैं, फिर टूटे, और उसके बाद दोबारा दांत आए, और फिर वो वाले दांत आपके परमानेंट कहलाते हैं। तो ऐसे जीव जिनकी लाइफ में 2 बार दांत आए उनको क्या कहेंगे हम? द्विवारदंती, या फिर इंग्लिश में आप नाम देख लीजिए। और आप देखो भाई 2 बार दांत आते हैं जीवन में। अब आप देखो जैसे ह्यूमन बॉडी जो आपकी होती है, तो आप जब छोटे होते हो, है ना, तो 0 से लेके 6 साल के एज के बीच में आपके पहली बार दांत आते हैं, और उसे हम कहते हैं दूध के दांत। और ये दूध के दांत स्थायी नहीं होते हैं। ये दूध के दांत क्या होते हैं? इनकी संख्या 20 होती है, और ये टूट जाते हैं 6 साल तक कंप्लीटली, और फिर आपके नए और अच्छे परमानेंट वाले टीथ या फिर दांत आना स्टार्ट होते हैं। तो जो आपके दूध के दांत आते हैं भाई वो कितने होते हैं? उनकी संख्या 20 होती है। लेकिन जो आपके स्थायी दांत आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 32। स्थायी दांत मतलब परमानेंट टीथ आपके, जो आपके फिर टूटेंगे तो दूसरे नहीं निकलेंगे। समझ आया? अब आप देखो इसके बाद एक और छोटी सी टर्म आपको ध्यान में रखना है, विषम दंती। विषम दंती यानी आप देखो कि ऐसी बॉडी, ऐसे जीव जंतु या फिर ऐसे आपके एनिमल जिनमें दांत अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। अलग अलग टाइप के मतलब आपने हाथी को देखा है, हाथी के सारे दांत तो बाहर नहीं निकले होते, लेकिन जो साइड के 2 दांत हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं। ऐसे ही आपने कुत्ते को या फिर डॉग को देखा होगा, उसके क्या सारे दांत आपको नुकीले दिखते हैं? नहीं भैया, जो ऊपर नीचे के सामने के 2 दांत हैं, टोटल 4, केवल वही आपके क्या देखने को मिलते हैं? नुकीले देखने को मिलते हैं, है ना। तो ऐसे जीव जंतु या फिर ऐसे एनिमल जिनमें एक से अधिक प्रकार के दांत पाए जाते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? विषम दंती या फिर हेट्रोडोंट। तो यहाँ से 3 टर्म आपको ध्यान रखनी है, और आप गौर से जब देखोगे तो तीनों का एग्जाम्पल आपको इंसान यानी कि मनुष्य देखने को मिल रहा है। जो ह्यूमन है तीनों एग्जाम्पल में आता है। कैसे? देखो, गर्तदंती यानी कि दांत जबड़ों में धसे होते हैं। भाई हमारे दांत जबड़ों में धसे हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या हो गए? गर्तदंती में आ गए। फिर आप देखोगे द्विवारदंती में भी हम आते हैं। कैसे? हम जब पैदा होते हैं तो 0 से लेकर 6 साल के बीच में हमारे दूध के दांत आते हैं, जो कि 20 संख्या होती है, जिनकी संख्या 20 होती है, और ये टूट जाते हैं। फिर आपके परमानेंट टीथ यानी कि स्थायी दांत आते हैं, जिनकी संख्या 32 होती है। तो हम द्विवारदंती भी हो गए। फिर हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, आगे चल के आप जानोगे इसमें जो टीथ पाए जा रहे हैं ना, अभी बताऊंगा, ये टीथ अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है कि भाई अगर आपका जो दांत है वो एक से अधिक प्रकार के पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे जीव जंतु को विषम दंती कहते हैं। तो विषम दंती में भी आ गए अपन। ठीक है, कैसे आए आगे चल के ये क्लियर हो जाएगा जब हम जानेंगे कि दांतों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आइए भैया जानते हैं, अब वही चीज पढ़ना है। विषम दंती जो होते हैं यानी कि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, जिसको हम हेट्रोडोंट टीथ कहते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं हमारी बॉडी में। कैसे 4 प्रकार के होते हैं? देखो, सबसे पहला आता है आपका कृंतक या फिर जिसे हम इंसीजर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ऊपर की ओर होते हैं आपके 4 और नीचे की ओर होते हैं आपके 4। ऐसे टोटल 8 पाए जाते हैं। कहाँ भैया? देखो डायग्राम में वापस आओ। आपके ये जो सामने से 1 2 3 4 और नीचे के 1 2 3 4, ये जो 4 नीचे के और 4 ऊपर के फ्रंट वाले दांत हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इंसीजर या फिर कृंतक। इनका मेन क्या काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है आपका चीज़ों को
काटना या कुतरना, भोजन को काटना या फिर कुतरना। समझ में आया। फिर दूसरे नंबर पे आपके दांत आते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या, केनाइन या फिर रदनक। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं आपके, ऊपर साइड पे 2 और नीचे साइड पे 2, टोटल 4 देखने को मिलते हैं। कहाँ पर होते हैं, आइए देखते हैं। आपका जो पहला वाला भाग था जिसे हमने क्या नाम दिया, जिसे हमने नाम दिया कृंतक या फिर इंसीजर, उसके जस्ट आइट साइड में, उनके जस्ट आइट साइड में, यानी ये ऊपर के 4 कृंतक थे, इंसीजर थे, उसके पीछे ये वाला भाग, ये देखो, ये फर्स्ट, फिर नीचे का ये सेकंड, और फिर ऐसे ही उस साइड के ये थर्ड यहाँ वाला, और नीचे वाला फोर्थ। कितने हो गए, 4 हो गए टोटल। इन चारों को हम किस में रखते हैं, इन चारों को हम रखते हैं आपके रत्नक या फिर केनाइंस में। अब ये जो रत्नक या फिर केनाइन होते हैं, इनका काम क्या होता है, किसी भी भोजन को चीरना और फाड़ना। ये नुकीले होते हैं। आपको पता चलेगा कि जो हाथी है आपका, है ना, हाथी में यही केनाइन जो है, केनाइंस जो हैं इतने बड़े हो जाते हैं आपके कि हाथी के कई बार, मतलब कई बार क्या, हमेशा ही हाथी के मुंह से बाहर निकल के आ जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने डॉग का एग्जांपल दिया था जिनके 4 आपको दांत नुकीले देखने को मिल रहे थे, वो 4 नुकीले दांत एट द एंड क्या थे, वही केनाइन या रत्नक थे। अब आप देखो, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी एक केनाइन पाए जाते हैं। शेर होता है, मांस खाता है, उसके भी साइड के भाग नुकीले होते हैं। तो मांस को चीरने या फाड़ने के लिए, है ना, मांस को चीरने या फाड़ने के लिए वो जो केनाइन वाले भाग हैं, जो रत्नक है, वो शेर में डेवलप हो जाते हैं। अब आप सोचो, अगर हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, अगर वो भी मांस खाने के लिए बनी होती, आप ऐसा समझो, तो कहीं ना कहीं उसके भी केनाइन कैसे होते, पेने होते, है ना, नुकीले होते, बहुत ज़्यादा शार्प होते। बट ये उतने नहीं डेवलप हो पाए हैं जितने आपके किन चीज़ों के हो गए हैं, आपके जो डॉग हो गए, उसके अलावा आपने देखा शेर हो गया, लोमड़ी हो गया आपका, फॉक्स, या फिर जितने भी जंगली जानवर होते हैं, जैसे आपका चीता हो गया, है ना, टाइगर हो गया, ये सब चीज़ें। अब इसी जगह कुछ मैं आपको ऐसे जीव जंतुओं को भी एग्जांपल देता हूं जो जिनको ज़्यादा केनाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी चीरने फाड़ने वाले दांतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जांपल दूं, देखो आपका जो बकरी हो गया, ठीक है, उसमें केनाइन उतने डेवलप नहीं होते। इसके बाद आपका जो काऊ हो गया, गैया, उसमें भी आप देखोगे कि आपको जो केनाइन वाले पोर्शन है वो उतने डेवलप नहीं देखने को मिलते हैं गाय में, क्योंकि वो क्या करते हैं, मांस नहीं खाते। आप ऐसा समझो कि वो कहीं ना कहीं शाकाहारी होते हैं, है ना, वेजिटेबल्स खाते हैं, इसलिए उनमें केनाइन जो है उतने डेवलप नहीं देखने को मिलते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, तीसरे टाइप का आपका जो दांत होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, अग्रचवर्णक या फिर प्रीमोलर। अब इनकी संख्या टोटल 8 होती है। जैसा कि मैंने बताया, ऊपर की ओर 4 होंगे और नीचे की ओर 4 होंगे। और ये जो 4 हैं उसमें से आपके 2 होंगे लेफ्ट में, 2 होंगे राइट में, और नीचे भी सेम चीज चलेगी आपकी, है ना। कैसे, आओ देखते हैं। मैंने कहा ये जो केनाइन वाला पोर्शन है ना, केनाइन को हिंदी में क्या कह रहे थे आपका, ये रदनक वाला पोर्शन है। इसके अलावा, नुकीले दांत के अलावा, फिर पीछे की ओर जाते जाओ तो अग्रचवर्णक या फिर आपके अग्रचवर्णक या फिर प्रीमोलर नामक भाग पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। कभी भी आपने देखा, आप रोटी को यहाँ से नहीं चबाते होगे, रोटी को हमेशा आप यहाँ साइड से चबाते होगे। क्यों, क्योंकि चबाने के मामले में सबसे ज़्यादा यही 2 टाइप के आपके दांत अच्छे होते हैं, है ना। चलो, ये पाए कहाँ पर जाते हैं, चलो देख लेते हैं फटाक से। आपका जो रदनक या केनाइन वाला पोर्शन होता है, उस रदनक या केनाइन वाले पोर्शन के जस्ट पीछे जब हम जाते हैं तो आपके 1 2 3 4, और सेम आपको उस साइड पे देखने को मिलेगा। गोला बनाता हूँ इसका, 1 2 3 4, है ना, और सेम उस साइड पे आपके ये अंदर साइड 1 2, और पीछे साइड पे भी होंगे यहाँ पर, है ना, 3 और 4। तो ऐसे करके आपके टोटल 8 दांत देखने को मिलते हैं। कौन से,
आपके 8 दांत देखने को मिलते हैं, ये अग्रचवर्णक या फिर प्रीमोलर, जिनका काम क्या होता है, भोजन को चबाना या पीसना। अब ये जो प्रीमोलर है उसके अलावा मोलर भी पाए जाते हैं, यानी चवर्णक भी पाए जाते हैं, और इनका भी काम क्या होता है, इनका भी सेम काम होता है आपका भोजन को चबाना या फिर पीसना। और इसकी संख्या टोटल 12 होती है। 12 यानी कि आप देखोगे ऊपर और नीचे 6 पाए जाते हैं, है ना, आपके 6 पाए जाएंगे ऊपर और नीचे, जिसमें से हर एक साइड में 3 देखने को मिलेंगे आपको, है ना। इस 3 में से आप देखोगे ये जो आपका दांत वाला पोर्शन है, इस दांत वाले पोर्शन में सबसे एंड में जो दांत हैं वो, उसका नाम क्या है, वो एंड वाले दांत आपको जो देखने को मिल रहे हैं उसे हम क्या नाम देंगे, मोलर। कितने होते हैं भैया, एक सेकेंड, हाँ, एक हो गया आपका, 2 3, ऊपर 3 हो गए। अब सेम जैसे इस साइड है वैसे उस साइड भी ऊपर 3 देखने को मिलेंगे, तो टोटल 6 ये हो गए, ठीक है। अब इस 6 के अलावा नीचे भी 1 2 और आपका 3, नीचे 3 देखने को मिले, और उस साइड भी अंदर 1 2 और लास्ट वाला 3 ऐसे देखने को मिलेंगे। तो टोटल कितने होगा, ये जो मोलर है 3 3 6 3 9 और उस तरफ के ऊपर वाले 3, तो 12 हो गए टोटल। आप देखेंगे कि आपके टोटल 12 देखने को मिलते हैं, क्या ये चवर्णक वाले भाग, यानी जिनको हम मोलर कहते हैं। और इस 12 में आपको पता चलेगा कि जो एंड वाले होते हैं, जो एंड वाले होते हैं आपके, ये ऊपर का मतलब ये ऊपर और नीचे का एंड वाला, और ऐसा ही उस साइड के ऊपर और नीचे का एंड वाला दांत, एंड वाला मतलब मोलर। ये जो मोलर है ये जब डेवलप होता है तब इसके डेवलप होने पर आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, और उसे हम कहते हैं कि भैया क्या हो रही है, आपकी अक्ल दाढ़ आ रही है। समझ में आया, अक्ल दाढ़ आ रही है मतलब अब इस व्यक्ति का दिमाग विकसित हो रहा है। बोलते हैं ना आपके मतलब बड़े बुजुर्ग बोलते रहते हैं ये चीज़ें। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका सबसे सारे दांतों के डेवलप होने के कुछ टाइम बाद, है ना, जब आप बड़े हो जाते हो लगभग 20-21 साल के, 18-20 साल के, तो उसके बाद आपकी अक्ल दाढ़ आना चालू होती है, यानी एंड वाला दांत आपका आना चालू होता है। कौन सा, मोलर। मोलर का भी कौन सा वाला पार्ट भाई, 12 में से आपके 8 मोलर तो नॉर्मल आ जाएंगे, लेकिन जो ऊपर नीचे के एंड वाले मोलर हैं दोनों तरफ के, टोटल कितने हो गए, 4। इनके आने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक एज तक इंतज़ार करना पड़ता है, और एट द एंड जब ये आते हैं तो हम क्या कहते हैं कि आपकी अक्ल दाढ़ आ रही है। समझ में आया। चलो अब इस दांतों के उसको याद करने के लिए, दांतों के क्रम को याद करने के लिए कि भाई कृंतक या इंसिजर 8 होते हैं, रत्नक या ये 4 होते हैं, फिर ये 8 होते हैं, प्रीमोलर और मोलर 12 होते हैं। इनको याद करने के लिए एक छोटा सा आपका फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखना है। तो चलो देखते हैं। आप देखोगे कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, मैंने बोला कि इस ह्यूमन बॉडी को हमने पहले तो 2 भाग में डिवाइड कर लिया। एक आपका मतलब सॉरी, जो आपकी बॉडी है उसके जो दांत वाला पोर्शन है उसको हमने जबड़ों की मदद से 2 भाग में डिवाइड कर लिया, यानी ऊपर वाले जबड़े और फिर नीचे वाले जबड़े। आपने देखा कि कहीं ना कहीं भाई दोनों सेम है ना, कहीं ना कहीं दोनों आपके सेम है, और दोनों में जो दांतों की संख्या है वो भी क्या है, सेम है दोनों जबड़ों में, है ना। इसका मतलब क्या है कि हम ऊपरी तथा निचले जबड़े को आधे आधे भाग में बांट सकते हैं उनकी दांतों की संख्या के हिसाब से, ठीक है। तो आप देखो जो आपका आधे आधे भागों में हमने बांट दिया, उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो आपका इंसीजर होता है वो भाई आपका ऐसा समझो, आप इस साइड बनाता हूं, देखो ये जो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये समझ लो आपका कि ऊपर वाला जबड़ा है, ठीक है। इस ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत पाए जाएंगे, और ऐसे ही आपका निचला जबड़ा होगा जिसमें आपके 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, नीचे आपके 16 दांत पाए जाएंगे क्योंकि टोटल 32 होते हैं। तो इन दोनों जबड़ों को हम बीच से आधे आधे भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो होगा क्या, आपका ऊपर साइड के ये 2 केनाइन हो जाएंगे, सॉरी 4 थे टोटल आपके क्या, इंसीजर,
कृंतक। लेकिन 4 में से इंसीजर या फिर ये देखो कृंतक टोटल 8 थे, 4 ऊपर 4 नीचे। अब इसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो आपके 2 इस साइड हो जाए, आपके 2 इस साइड हो जाएंगे और 2 इस साइड हो जाएंगे। तो ये जो ऊपर के 2 हैं और ये जो नीचे के 2 हैं, इनको हमने कैसे लिखा, इनको हमने यहाँ पर लिखा है कि भाई ऊपर वाले जबड़े के 2 इंसीजर और नीचे वाले जबड़े के भी 2 इंसीजर। तो बोलेंगे सर टोटल तो 4 हुए बट होते तो 8 हैं, तो एट द एंड हम उनका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। या फिर जैसे हमने अगर इस तरफ के अभी बस काउंट करके चल रहे हैं ऊपर और नीचे के, तो जब हम इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप खुद समझो ना भाई, लेफ्ट राइट वाले मतलब लेफ्ट वाले भी तो आ जाएंगे फिर उसमें, है ना। वही चीज़ है क्योंकि सेम होते हैं दोनों। चलो अब इसके बाद जो आपका सेकंड नंबर पे आता है K9। तो K9 आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऊपर एक K9 है और नीचे एक K9 है। तो यही लिखा है कि एक K9 ऊपर एक K9 नीचे। फिर आता है आपका प्रीमोलर, जो कि आपको 2 ऊपर देखने को मिलेगा और 2 नीचे देखने को मिलेगा। तो प्रीमोलर को 2 और 2 लिख दिया। फिर आपका मोलर वाला पोर्शन जो 3 ऊपर देखने को मिलेगा और 3 नीचे देखने को मिलेगा, यानी ये लास्ट वाले 3 पार्ट आपके और नीचे वाले लास्ट वाले 3 पार्ट, ये किस में आ जाएंगे, प्रीमोलर में। अब आप देखो जब हमने इसको 20 से डिवाइड किया तो इस तरफ के जितने दांत हैं, मैंने ऊपर टोटल 16 दांत बनाए थे भाई, 16 में से 8 दांत हो गए इस साइड वाले। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो भाई 8 दूनी 16, ये वाले दांत भी तो कवर हो जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर डिवाइड करके लिखी हुई है कि 8 दांत ऊपर के और 8 दांत नीचे के, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ये हो गया और 16 ये हो गया, टोटल आपके 32 आ गए। ऐसे करके याद कर सकते हैं। फिर ये तो था आपका वयस्कों में यानी एडल्ट में कितने दांत पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भाई कौन सा दांत है जो नहीं पाया जाता है, कौन सा दांत है जो कम पाया जाता है, किन की संख्या वयस्कों की तुलना में कम होती है, कहाँ पर, इस चिल्ड्रन में या फिर बच्चों में। तो देखो इंसीजर तो दोनों जगह सेम है ना, सबसे पहले वाले कृंतक भी दोनों जगह सेम है, ठीक है। अब देखो बात आ जाती है इस प्रीमोलर वाले में, जो कि एक्सेप्शन है। ये प्रीमोलर 2 और 2 पाया जाता है किसमें, एडल्ट में, लेकिन बच्चों में यही प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रीमोलर है ये पाया जाता है वयस्कों या एडल्टों में, लेकिन प्रीमोलर दांत आपके किसमें नहीं होते हैं, चिल्ड्रन में नहीं होते हैं। फिर जो आपका मोलर वाला दांत है, जो आपका मोलर है, वो मोलर आपका 3 और 3 पाया जा रहा था किसमें, आपके एडल्ट में, लेकिन ये एक एक कम पाए जाते हैं किसमें, आपके ये जो मोलर हैं एक एक कम पाए जाते हैं किसमें, आपके बच्चों में। समझ में आया। तो इस हिसाब से आप देखोगे 2 और 1 3, 3 और 2 5, अब 5 दांत ऊपर के हो गए और 5 दांत ही नीचे की हो गए, टोटल 10 दांत हो गए। अब इस 10 दांत को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दांत हो जाएंगे। तो आपने देखा कि आपके चिल्ड्रन में या फिर बच्चों में टोटल 20 दांत पाए जाते हैं। ये उन दूध वाले दांत की मैं बात कर रहा हूँ जो कि गिरते हैं और उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो जब आपके परमानेंट टीथ आएंगे ना तब फिर वो 32 आएंगे, लेकिन जब 0 से लेके 6 साल के बीच में आपके नॉर्मल टीथ होते हैं, है ना, जो नॉर्मल टीथ आने स्टार्ट होते हैं, जो बच्चों में दूध के दांत जिसे कहते हैं और वो टूट जाते हैं, मिल्क टीथ, वो 20 होते हैं, है ना, 20 होते हैं। उनमें आपका प्री मोलर जो है वो नहीं पाया जाता है और जो मोलर है वो एक एक कम पाया जाता है। यही आपको ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों में जो अग्रचवर्णक होते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है, एक नोट याद रखना है। बच्चों में जो अग्रचवर्णक या फिर प्रीमोलर होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो भैया कब आते हैं, जब आप देखो कि जब मैंने बोला कि आपका जो मतलब अगर कोई बच्चा है, कोई चिल्ड्रन है, उसके दूध के दांत टूट गए, तो वो दूध के दांत टूटने के बाद 6 साल की उम्र के बाद दोबारा जब दूध के दांत ख़त्म होने के बाद दोबारा जब नॉर्मल टीथ आने स्टार्ट होते हैं तो उनकी संख्या 32 होती है और वही दांत आपके उसमें ये प्री मोलर आ जाता है। मतलब प्री मोलर को आप कह सकते हैं कि हाँ भाई अब ये वाले प्री मोलर भी उगेंगे क्योंकि दूध के दांत बच्चे के गिर चुके हैं। समझ में आया। यही था भाई इसमें बताने के लिए। अब इस दांत की संरचना को थोड़ा सा हम अंदर से भी जान लेते हैं। देखो ये जो आपके दांत की संरचना होती है इसको हम मेनली 3 भागों में
डिवाइड करते हैं। कौन सा? शिखर, ग्रीवा और जड़। कैसी 3 भाग? सबसे ऊपर वाला भाग जो है दांत का, यहां से यहां तक, इसको हम शिखर या क्राउन कहते हैं। फिर दूसरा भाग यहां से लेके आपका यहां तक, इसको हम ग्रीवा या नेक नाम देते हैं। फिर तीसरा भाग जिसमें आप यहां से लेके यहां तक दांत को रखते हो, उसको हम रूट या जड़ कहते हैं। समझ में आया? इसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, शिखर में जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसको व्हाइट वाली लेयर को हम एनेमल नाम देते हैं। और ये आपकी बॉडी की सबसे क्या होती है? सबसे हार्ड परत होती है। ये देखो यहां पर लिखा है इनेमिल, इनामिल। ये जो एनामल की परत होती है, दांत की ऊपरी चमकीली परत होती है, बोलो हाँ। और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग यही होता है, जो कि 95% अकार्बनिक लवण यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बना होता है। ठीक है, चलो इसके बाद आप देखो, फिर आपको याद रखना है क्या? डेंटिन। डेंटिन क्या है? ये देखो दांत की अंदर वाली परत, ये येलो वाला भाग है ना, ये येलो वाला भाग आपका सेकेंडरी भाग, इसको हमने क्या नाम दिया? डेंटिन नाम दिया। फिर तीसरा वाला पार्ट आता है जिसे हम मज्जा गुहा या फिर पल्व कैविटी कहते हैं। कहां पर होती है? ये दांत का तीसरा सबसे अंदर वाला भाग, जिसमें आपके कौन सा पोर्शन आएगा? जिसमें आपकी जो नसें होती हैं तंत्रिका, या फिर जिनको हम रक्त कोशिका कहते हैं, देखो जिन्हें हम रक्त कोशिका और तंत्रिकाएं दोनों चीजें जिसमें होती हैं, यानी कि आपकी इसमें 2 चीजें पाई जाएंगी। पल्प कैविटी में 2 चीजें पाई जाएंगी। इसमें ब्लड वेसल भी होंगी, देखो छोटी छोटी नसें देखने को मिल रही हैं जो यहाँ तक आई हैं। और उसके अलावा आपकी तंत्रिकाएं भी देखने को मिलती हैं। तंत्रिकाएं यानी जिनको हम इंग्लिश में आपकी नर्व्स कह रहे थे। इन्हीं नर्व्स के कारण जब आपका दांत टूटता है ना, तो टूटने के बाद भी आपको उसको निकालने में बहुत दर्द होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके अंदर की तंत्रिका यानी कि जो नर्व्स होती है उनसे कनेक्ट होते हैं, है ना। और वो नर्व से कनेक्ट होने के कारण क्या होते हैं? टूटते हैं तो सीधे ब्रेन में आपके मतलब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, समझ रहे हो। जब आप किसी को मारते हो अच्छे तेज, तो अगर उसका दांत हिल जाता है तो एट द एंड उसका क्या होता है? ये तंत्रिका वाला भाग जो होता है, नर्व वाला भाग जो होता है, उधर तक झटका जाता है और कई बार वो व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है ना, कई बार वो व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला भाग इनेमल ऊपर का, दूसरा भाग क्या है? डेंटिन बीच वाला येलो वाला, फिर एंड वाला भाग मज्जा गुहा या फिर पल्व कैविटी। इस पल्व कैविटी में आपकी ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, जहां से खून का पोषण, खून के द्वारा, ब्लड के द्वारा आपके पूरे दांत का भरण पोषण होता है ना। दांतों को क्या मिलता है? मजबूती मिलती है इसी खून से, इसी ब्लड से। इसके बाद इसमें एक आपको तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि आप देखोगे कि मैंने बताया इसी में आपके क्या पाई जाती हैं? तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, नर्व्स होती हैं छोटी छोटी, जिनके द्वारा क्या होता है? इन दांतों के सारी परतों का भरण पोषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आप देखोगे कि एक छोटा सा भाग होता है आपका, एक सेकेंड, नहीं, चलो देख ही लेते हैं। अब आप देखोगे कि मैंने अभी तक आपको क्या क्या चीजें पढ़ा चुका हूं भाई। मैंने आपको 3 चीजें पढ़ा चुका हूं। सबसे पहला है आपका तालु, या फिर सबसे पहला है आपका हाँ देखो, अभी तक मैंने आपको टोटल 3 भाग पढ़ा चुका हूं। किसका? आपकी जो आप देखोगे मुख गुहा या फिर बकल कैविटी होती है, उस बकल कैविटी के 3 भाग मैंने कवर करवा चुका हूं। एक था आपका तालु, ठीक है, एक है आपका क्या? तालु या फिर पैलेट, जिसके बारे में मैंने बात की। फिर दूसरा है आपका जीभ, ठीक है, जिसके बारे में बात करी मैंने। और तीसरे नंबर पे आपका आया ये दांत वाला पोर्शन, जिसके बारे में मैंने बात करी। अब इस दांत वाले पोर्शन के अलावा, है ना, इस मुख के अंदर हल्का सा यहाँ पर एक भाग होता है, जो भी आपका किससे संबंधित होता है? इसी बकल कैविटी का पार्ट होता है। अब इस भाग को हम जान लेते हैं। इस छोटे से भाग को हम क्या नाम देते हैं? ग्रसनी या फिर फेरिंक्स नाम देते हैं। समझ में आया? अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं कि भाई ये ग्रसनी होती क्या है। तो देखो, मुख गुहा का पिछला भाग होता है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं, और इसमें 2 छिद्र होते हैं। देखो ये वाला भाग जो है आपका, इसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रसनी नाम देते हैं। और इसमें 2 छिद्र होते हैं। कैसे 2 छिद्र? एक होता है आपका ये भाग जिससे आपके ऑक्सीजन आती है नाक से अंदर, और दूसरा भाग होता है आपका ये, जिसमें आपका
खाना जो है अंदर की ओर जाता है। तो ये हो गए दो छिद्र, ठीक है, इसी के बारे में बताया। और इसी भाग को हमने क्या नाम दिया, इसी भाग को हमने नाम दिया आपके ग्रसनी, है ना। चलो, क्या नाम दिया इसको, इसको ही हमने नाम दिया आपके ग्रसनी। इंग्लिश में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, इंग्लिश में इसको फेरिंग्स कहते हैं, याद रखना है, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, फेरिंग्स। अब इस फेरिंग्स में जो दो छिद्र होते हैं उन दोनों छिद्र को हम जानते हैं। देखो, पहला होता है आपका निगल द्वार या फिर जिसको हम गलेट कहते हैं, ये क्या होता है, ग्रास नली या फिर ईशोफेगस में खुलता है। ग्रास नली क्या था, मैंने आपको बताया था, मुख गुहा के जस्ट पीछे वाला बड़ा सा भाग जो कि भोजन को आमाशय या फिर स्टमक में ले जाने का काम कर रहा था, है ना। रुकना, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो मुख गुहा वाला भाग है वो एक लंबी से पाइप में जाकर खुलता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, ईशोफेगस या फिर ईशोफेगस नाम दिया था। ठीक है, अब ये जो ईशोफेगस है, इस ईशोफेगस के जस्ट ऊपर जहां पर ये दो पॉइंट होते हैं वहां पर आपकी क्या होती है, फेरिंग्स वाला नामक स्ट्रक्चर होता है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। चलो आ जाओ वापस जान लेते हैं, फेरिंग्स या फिर ग्रसनी, ठीक है। यहाँ नीचे जाएंगे तो आपके किस में खुलेगी, ये खुलेगी आपकी ग्रास नली या फिर ईशोफेगस में, समझ गए। फिर इसके बाद एक होता है आपका कंठ द्वार या फिर जिनको हम ग्लोटिस कहते हैं, जो श्वास नली या फिर ट्रैकिया में खुलता है। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे जब हम श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, तब ये पार्ट आपको वहां से भी समझ में आएगा, है ना। चलो, अब आप देखो, यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, एपिग्लोटस। एपिग्लोटस क्या होता है, आप देखो इस चित्र में जब आप वापस आते हो तो देखो आपका ये वाला पार्ट है जहाँ से आप भोजन अंदर लेते हो, ठीक है, भोजन यहाँ पर पहुँचा, अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए होल्ड करना, है ना, फूड को। अब आप देखो दूसरा भाग आता है आपका ये नाक वाला, जहाँ से आपकी अंदर जाती है ऑक्सीजन, और फिर इस वाले पार्ट में आके इसको भी होल्ड करना। अब आप सोचो कि ये जो फूड है और ये जो ऑक्सीजन है, इनको नीचे अलग अलग पाइप में जाना है, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन कहीं ना कहीं जाएगी इस यहाँ पर विंड पाइप में, यानी जिसको हम श्वसन नलिका बोलते हैं, और फिर यहाँ से ये होते हुए आपके दोनों लंग्स में या फिर फेफड़ों तक पहुँचेगी। लेकिन ये जो आपका फूड है, अब आप खुद सोचो, अगर ऐसी नॉर्मल स्ट्रक्चर होता, बीच में कुछ ना होता, तो ये फूड सीधा सीधा इस श्वास नली में घुस जाता और एट द एंड क्या होता, आपका गला चोक होता है और सांस रुकने के कारण आप मर जाते। तो इसी चीज़ को डेवलप किया गया और फिर आपकी जो बॉडी है उसने इस फूड के अंदर कहाँ पर, पेट में जाने के लिए, ना कि इस लंग्स में जाने के लिए, एक सेपरेट मार्ग डेवलप किया, और वो है आपका क्या, फूड पाइप, जो कि ये पीछे वाला भाग आपको दिख रहा होगा, ठीक है, फूड पाइप। और इस फूड पाइप में खाना जाए, इस विंड पाइप में ना जाए, इसके लिए ऊपर एक ऐसा छोटा सा ढक्कन देखने को मिल रहा होगा आपको। इसी ढक्कन को हम क्या नाम देते हैं, एपिग्लोटस नाम देते हैं। जैसे ही ये खाना अंदर आता है तो ये खाना एपिग्लोटस के ऊपर ऐसे बैठ गया, तो जैसे ही एपिग्लोटस के ऊपर बैठा, एपिग्लोटस नीचे झुक गया। तो जब एपिग्लोटस नीचे झुका तो आप सोचो ये विंड पाइप ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। जैसे ये आपका विंड पाइप है और ये एपिग्लोटस है, और ऊपर से मैंने एपिग्लोटस में फूड के द्वारा प्रेशर मारा, तो फूड का प्रेशर पड़ा तो एपिग्लोटस क्या हुआ, बंद हो गया। तो ये फूड फिर खिसक के किस में चला गया, आगे आपके फूड पाइप में चला गया, इस वाले में, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यही लिखा है यहाँ पर। एपिग्लोटस होता है एक पत्ती जैसी संरचना होती है जो भोजन को निगलते समय आपके कंठ द्वार यानी कि ग्लॉटिस को ढक लेती हैं, जो श्वास नली या फिर ट्रैकिया में खुलता है, ये वाला भाग जो होता है ना, उसमें खुलता है, ताकि आपका जो भोजन है वो श्वास नली में ना जा सके। क्योंकि मैंने बताया अगर भोजन आपके श्वास नली या विंड पाइप में गया तो क्या होगा, मतलब आपको सांस रुकने के कारण आपकी डेथ भी हो सकती है ना। तो ये था आपका छोटा सा भाग जो क्या था, ग्रसनी वाला पार्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने अपनी चारों चीज़ें कवर कर चुके हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले हमने पढ़ा तालू या पैलेट के बारे में, फिर दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा अपने जीभ के स्ट्रक्चर के बारे में, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा दांत के बारे में, और फोर्थ नंबर पे आप देखा हमने पढ़ा किसके बारे में, इस ग्रसनी या फिर फेरिंग्स के बारे में, जिसमें ये एपिग्लोटस वाला भाग होता है जो आपके ट्रैकिया में भोजन को जाने से रोकता है, ठीक है।
है। तो भैया आज के लेक्चर में हमारा हो चुका है इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है उसमें हम कवर करेंगे क्या आपका जो पोर्शन छूट गया है, यानी कि आगे जो जब हम भोजन को लेते हैं तो आपके उस ग्रास नली वाले भाग से होते हुए यानी एपिग्लोटस के नीचे वो ट्यूब से होते हुए आमाशय यानी कि स्टमक तक खाना आएगा। इन चीज़ों को हम कवर करेंगे और फिर भोजन का पाचन कैसे होता है उन सारी चीज़ों को भी जानेंगे। एक एक अंगक को पहले हम जान लेंगे, फिर सेपरेटली देख लेंगे कि भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कवर करेंगे अपनी आने वाली चीज़ें। तो भाई मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए करते हैं जय हिंद। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे और आपका फिर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र कवर हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।